Hello everyone, I hope you all are doing good and welcome back to yet another video where I'll be discussing most scoring chapters for NEET 2025. Now, when I say most scoring chapters is just to get your priorities straight, but पढ़ना आपको सब कुछ ही पड़ेगा. ऐसे कुछ नहीं हो सकता कि सिर्फ इतने चैप्टर्स पढ़ने से इतना आ जाएगा, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा. बट अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो कि मैं कहाँ से शुरू करूँ या फिर मुझे पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो या दीज आर द चैप्टर्स विच यू कैन बिगिन विथ. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले कमिंग टू बायोलॉजी, सब एनसीईआरटी ऑब्वियसली सब कुछ ही पढ़ना है एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन. बट अगर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो होता है एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी. अगेन मॉर्फोलॉजी से इस साल इतने सारे क्वेश्चन आ गए, यूजुअली नहीं आते हैं. एनिमल किंगडम से मैच दी फॉलोइंग अच्छे से कर लेना, मतलब एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना. मॉर्फोलॉजी में भी यू कैन डू वन थिंग, राइट ऑल द एग्जाम्पल्स इन वन प्लेस एंड देन स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ द स्टडी टेबल या फिर जहाँ पर भी आप पढ़ते हो एंड रोज़ उसको आप देखो तो उससे आपको याद हो जाएंगे. मैंने तो ऐसे ही करा था एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट, यू नो. काफ़ी ईजी हो जाता है उससे रिवाइज करना जल्दी जल्दी. देन सेल बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. काफ़ी स्कोरिंग होती है और बहुत ही ईजी होती है. अगर कहीं भी सिलेबस सच कहूँ तो यहीं से शुरू होता है. सबसे पहले वो सेल और उसका सब कुछ वही पढ़ाते हैं. ये तो बुक में अलग सीक्वेंस में दिया है, पर अगर आप कहीं भी पढ़ने जाओगे यूजुअली तो दे स्टार्ट विद सेल इटसेल्फ, सेल बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल एंड डिवीजन. डू स्टडी इट वेरी वेरी थरली. देन अगेन प्लांट फिजियोलॉजी, अगर अब 2 चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं तो जो दूसरे चैप्टर्स होते हैं उनकी वेटेज बढ़ जाती है. तो ऑफकोर्स एक दो क्वेश्चन उनमें से ज़्यादा आएंगे ही. इंपॉर्टेंट यूनिट है. देन ह्यूमन फिजियोलॉजी अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. आपको आगे भी यही पढ़ना है तो प्लीज़ अच्छे से बेसिक्स बना लीजिएगा यहाँ पर ही एंड डू स्टडी इट थरली. देन नेक्स्ट कमिंग टू 12th वाली बायोलॉजी में. सो 12th बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत ही मतलब ईजी है ऑब्वियसली, इसमें डिफ़िकल्ट तो क्या ही है. सो पढ़ते ही हैं और ये सब कुछ ही पढ़ते हैं, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं. ठीक है. देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अगर 12th में है तो दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस एंड एवोल्यूशन. मॉलिक्यूलर बेसिस इट्स अ ह्यूज चैप्टर, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, सो प्लीज़ डू नॉट स्किप इट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब आगे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना ही पड़ेगा. सो प्लीज़ इसके बेसिक्स आप स्ट्रॉन्ग रखिएगा और इसको भूलना मत पढ़ने के बाद कि ठीक है एग्जाम हो गया भूल जाते हैं, नहीं, क्योंकि ये आगे भी आएगा ही. सो देयर इज नो पॉइंट इन फॉरगेटिंग इट. बट या सो प्लीज़ स्टडी इट ऐसे अच्छे से समझ के, ताकि आप भूलो ना आगे. देन नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये बायोकेमिस्ट्री में पूरी बायोटेक्नोलॉजी रिपीट होती है, सब कुछ रिपीट होता है, ऐसा कुछ भी नया नहीं आता. तो अगर आप कॉलेज में आते हो तो आपसे पूछा जाएगा ये तो तुम पढ़ के आए हो तो हम नहीं पढ़ाएंगे. सो या प्लीज़ डू स्टडी इट ऐसे अच्छे से. ये बायोडाइवर्सिटी में इस बार कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए, यूजुअली इतना आते नहीं है. अब ऐसा तो किसी भी चैप्टर के साथ हो सकता है, यू कांट प्रेडिक्ट एज सच एनीथिंग, दैट्स व्हाई यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग ऐसे. बट अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें तो सेल यूनिट, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चंस शुरू से आते आए हैं और आते ही रहेंगे आगे भी. नेक्स्ट कमिंग टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें से भले ही ठीक है क्वेश्चंस आते हैं, अच्छी बात है, पर अगर क्वेश्चंस ना भी आए ना तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है. इसके बिना आप 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में आपको हवा भी नहीं लगेगी, पूरा सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा. तो इसको बहुत अच्छे से करना, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम विद दी अदर क्या था इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 इम्पॉर्टेंट ऐसे है, तो प्लीज़ टू स्टडी इट अच्छे से. देन नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, अगेन डिफ़िकल्ट लगता है पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे भी काम आता है बायोकेमिस्ट्री में एज ब्लड, आर्टीरियल ब्लड एनालिसिस में. यस, तो प्लीज़ अच्छे से समझ के करना, इसको भी भूलना मत. आगे आके पता चला पीके पीएच भी भूल रहे हैं तो नहीं, प्लीज़ डू नॉट लेट दैट हैपन, दिक्कत होंगी फिर वरना तो. और तो क्या ही है. फिजिकल केमिस्ट्री में ऑब्वियसली अगर सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री हट गए तो इनके जो भी क्वेश्चन आते थे तो दूसरों की वेटेज बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोकेम, केमिकल काइनेटिक्स और सोल्यूशंस की. सो फिजिकल केमिस्ट्री में 12th का एक काफ़ी ह्यूज पोर्शन होता है, तो इसके प्लीज़ आप फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना एंड समझ के सॉल्व करना क्वेश्चन जो भी आए. इनऑर्गेनिक में अगेन केमिकल बॉन्डिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज़ अच्छे से करना. सारी थ्योरीज वगैरह जो भी हैं प्लीज़ अच्छे, VSEPR थ्योरी एंड ऑल ऑफ दैट, प्लीज़ डू स्टडी प्रॉपर्ली. देन हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 11th वाला डिलीट हो चुका है, सो मत पढ़ो. देन बट पी ब्लॉक 12th का है तो
वो तो अच्छे से पढ़ना है। अब अगर 11th का डिलीट हो गया तो 12th की वेटेज बढ़ती है। अब खैर इसमें 2 सवाल ही आए, पर हो सकता है आगे 3-4 आ जाए, यू नेवर नो। पी ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक, अब 2 ही तो टॉपिक बचे। अगर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब कुछ ही हट गया तो मतलब 2 ही तो बचा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करना। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जो ऐसे टेबल्स होती है एनसीईआरटी में दी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उन टेबल्स को आप अच्छे से ट्रेंड्स उसमें से निकाल के उनके लिख देना। वैल्यूज याद मत रखना किसी भी चीज़ की, बट डू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स एंड डू मेक अ नोट्स आउट ऑफ इट एंड रिमेंबर इट, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस कभी भी बन सकते हैं। देन अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ 12th ग्रेड। यही है इंपॉर्टेंट, मेरे को तो लगता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छा है, पढ़ लेना इसको। देन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलर्जी हट गया। Metallurgy, I hated that chapter, isolation of elements, thank God it's over. Then organic, again some basic principles, ये मोल कॉन्सेप्ट जैसा है, क्वेश्चंस भले आए ना आए, आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स बने। जीओसी और ये बेसिक प्रिंसिपल्स, भले ही इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आए, पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर आपकी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी चली रहेगी, आपको कोई मैकेनिज्म कुछ समझ नहीं आएगा। सो प्लीज डू स्टडी इट। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर पोर्शन होता है 12th का ही, सो ऑब्वियसली हेलो एल्केन, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना। ऑर्गेनिक में मैं हमेशा यही आपको सलाह देती हूँ कि जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के एंड में, उनको आप अच्छे से करना प्लीज। डू स्टडी इट अगेन एंड अगेन, डू सॉल्व देम अगेन एंड अगेन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, डायरेक्ट। अगेन पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारे तो टाइम था, आपके टाइम अब नहीं है, ये इतनी बड़ी भी नहीं हो गई, ठीक है। पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कीप इट, कुछ नहीं है। इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स थे, पर अब नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, डोंट स्टडी इट, डू स्टडी ऑर्गेन। इसकी जगह में दूसरे चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो अच्छे से करना। देन अगेन दीज आर इजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर्स, डू गो थ्रू देम एंड या दैट्स ऑल। इक्विलिब्रियम को मैं इजी तो नहीं कहूँगी, पर है। कमिंग ओवर टू फिजिक्स, फिजिक्स में व्हाट आई हैव डन इज, मैंने सारे चैप्टर्स में जो जो टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, आई हैव रिटन देम डाउन एंड लेट्स डिस्कस दोस। सबसे पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सबसे इजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और इतना इजी है ना, मतलब ये तो कोई भी कर सकता है जेन्युइनली। तो प्लीज़ यही गिने चुने इसमें टॉपिक्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, एरर एनालिसिस, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें से ही आएगा और काफ़ी इजी और स्कोरिंग होता है। तो प्लीज़ इसको तो मतलब बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, इसको छोड़ के तो आप खत्म हो, मतलब कुछ नहीं हो सकता सच में। नेक्स्ट कमिंग टू काइनामेटिक्स, आई पर्सनली फाउंड काइनामेटिक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट ये डिफिकल्ट लगता है लोगों को, एंड हो सकता है इसमें से बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, नो डाउट, पर हमारे एग्जाम में ईजी आते हैं। समझो, हमें इजी चीज़ें ही करनी है, हमारे लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देंगे वो। तो वही गिने चुने प्रोजेक्टाइल मोशंस आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, वेक्टर्स बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर वेक्टर्स नहीं आते तो काइनामेटिक्स नहीं समझ आएगा आपको। तो यस, प्लीज़ डू स्टडी वेक्टर्स प्रॉपर्ली, ऐसे अच्छे से समझ के, आगे भी काम में आएगा आपको ईसीजी वगैरह में थोड़ा बहुत, तो या प्लीज़ वेक्टर्स अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट लॉज ऑफ मोशन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता और इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इसका। ये करने से फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन सॉल्विंग के अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप पूली ब्लॉक सिस्टम के सारे प्रॉब्लम्स कर लोगे, फ्रिक्शन आपको समझ आ जाएगा, सर्कुलर मोशन वगैरह आप कुछ भी कर लोगे, बहुत ईजी हो जाता है ये। तो लॉज ऑफ मोशन काफ़ी बेसिक चैप्टर है, आना चाहिए फिजिक्स में, और इसके बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना। देन वर्क पर एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से अगर क्वेश्चन ना भी आए ना तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर के बेसिक्स नहीं समझे तो फिर आपको आगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी समझ नहीं आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ नहीं आएगी, आगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पावर वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम दिस चैप्टर, समझ रहे हो। तो या डू स्टडी इट, वर्क डन का कॉन्सेप्ट, एनर्जी कंजर्वेशन, पावर बल्ब प्रॉब्लम्स, ये सब आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इट्स अ ह्यूज चैप्टर, इसको बहुत लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है, और सच कहूँ तो है भी ये डिफ़िकल्ट समझने में, बट अगर आप इसके प्रीवियस ईयर के ट्रेंड देखो भी तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन आ गया, सेंटर ऑफ मास निकालना आ गया, रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ गया, काफ़ी इजी टॉपिक्स एटलीस्ट वो करके जाइए अगर आपसे ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं भी हो रहे हैं।
देन नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, बहुत ही ईजी और मतलब ठीक है, क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। इट्स हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देन फ्लूइड्स, आई पर्सनली फाउंड फ्लूइड्स डिफिकल्ट, पता नहीं क्यों मतलब, बट अगर आप इसमें से फॉर्मूला बेस्ड भी अगर करके जाते हो तो वही आता है एग्जाम में। सच कहूँ तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हाईफाई नहीं आता है इसमें से भी। तो अगर आपको डिफिकल्ट लग भी रहा है तो आप एटलीस्ट वो इजी चीज़ें करके जाओ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वही आ जाए। तो वही सरफेस टेंशन, बर्नौली, विस्कोसिटी, पॉइसलीस इक्वेशन हो गया, यूट्यूब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सारे हो गए, बबल वाले प्रॉब्लम्स हो गए, सो बबल हो गया, वाटर ड्रॉप हो गया, वो सब। तो इजी क्वेश्चन एटलीस्ट वो करके जाना। देन नेक्स्ट थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, अगेन एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट। फ्रिज वाले प्रॉब्लम्स बहुत इंटरेस्टिंग होते थे, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते थे। देन थर्मल एक्सपेंशन, उसका अप्रॉक्सीमेशन एंड ऑल ऑफ दैट, हीट ट्रांसफर, स्पेसिफिक हीट एंड सब कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी लगता है मेरे को तो। नेक्स्ट वेव्स एंड SHM, आई डिड नॉट लाइक दिस पर्सनली, सच कहूँ तो, बिकॉज आई फाउंड इट डिफिकल्ट। मेरे को तो बेसिक्स वर नॉट क्लियर टू बी ऑनेस्ट। SHM में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आनी चाहिए, सॉल्व तो क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिराइव करने आनी चाहिए, उधर तक आना चाहिए। देन एंगुलर SHM, फेजेस क्या होते हैं SHM में, देन अगेन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, उन सब में रिलेशन, स्ट्रिंग की लेंथ अगर कम छोटी कर दी तो क्या करेंगे, इज इट एन SHM और नॉट, और वो सब पता होना चाहिए। वेव्स में डिफिकल्ट चैप्टर हो सकता है, पर वही इसमें से गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं वेव्स के। ऑर्गन पाइप और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया, डॉपलर इफेक्ट हो गया, बस वही गिने चुने क्वेश्चंस होते, ज़्यादा कुछ होता नहीं है वेव्स में। देन ग्रेविटेशन, अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई लव दिस चैप्टर पर्सनली। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन विद डिफरेंट पैरामीटर्स, अर्थ की रेडियस तक, हाफ तक चले गए तो क्या होगा, ऊपर तक चले गए तो क्या होगा, कैसे वेरिएशन होगा, उसके फॉर्मूला तक डिराइव करना एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आई लव इट। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगेन वर्क पर एनर्जी से रिलेटेड होता है, अगर वो नहीं आएगा तो आपको उसकी बिल्कुल भी फील नहीं आएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बाइंडिंग एनर्जी हो गई, वेटलेसनेस, सैटेलाइट, केपलर्स लॉज एंड ऑल ऑफ दैट, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और इजी भी है और स्कोरिंग भी है, सब कुछ ही है ग्रेविटेशन एंड ऑल। नेक्स्ट कमिंग टू 12th ग्रेड के टॉपिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटेंस, अ ह्यूज टॉपिक, बहुत ही बड़ा है, इतना वास्ट है कि मतलब इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते, पर अगेन हमें काफ़ी कंसाइज रखना है सब कुछ, हमें बस प्रीवियस ईयर में कैसे टॉपिक्स आ रखे हैं सिर्फ उनके क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। डाइपोल हो गया, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन वगैरह, सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सच में बहुत ज़्यादा अगेन, बट अच्छा लगता है इसमें से। मैं आई लव सर्किट सॉल्विंग इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो या करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड लेंथ एंड हाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, वो सब पता होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, किरचॉफ्स लॉ एंड सर्किट सॉल्विंग, व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर। एमीटर की रेजिस्टेंस अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, अगर उसमें रेजिस्टेंस डाल दी तो क्या होगा, वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होकर कुछ लिमिटेड हो गई तो क्या होगा, ऑल ऑफ दैट, ये सब पता होना चाहिए। देन पोटेंशियोमीटर एंड कलर कोडिंग, कलर कोडिंग प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा आया हुआ है, अभी रिसेंट ईयर्स में तो खैर नहीं आया है, पर ईजी है तो कर ही लेना, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। एक न्यूमोनिक होता है उसका, बस उसको पढ़ लेना और कुछ होता नहीं है कलर कोडिंग में। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अगेन डाइपोल मोमेंट, गॉस लॉ, हिस्टेरेसिस कर्व और अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसमें से काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए एंड क्वेश्चन आते हैं उसमें से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिफिकल्ट, आई फाउंड इट डिफिकल्ट पर्सनली। अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ, लेंस लॉ, NCLR सर्किट एंड चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, वो सब, सेल्फ कंडक्टेंस, म्यूचुअल कंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ऑल ऑफ दैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन 1-2 क्वेश्चन ही आते, ज़्यादा आता नहीं है, पर स्कोरिंग है, मतलब इजी और स्कोरिंग है ये। देन ऑल्टरनेटिंग करंट, आई फाउंड ऑल्टरनेटिंग करंट, देन ठीक है इजी भी हो सकता है। अगेन इम्पीडेंस, एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ AC, रेजोनेंस, पावर फैक्टर, NC ऑसिलेशंस इन ट्रांसफॉर्मर्स, बस ये गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं, क्लासिक क्वेश्चंस वही रिपीट होते आए हैं एंड वही आएंगे। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो प्लीज़ वो ट्रेंड देख लीजिए और प्रीवियस ईयर करके जाइए, अगर ज़्यादा कुछ हाईफाई नहीं हो रहा है तो। वेव ऑप्टिक्स, हाइगन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन,
काफ़ी मतलब वास्ट है, पर हमारे लिए कंसाइज ही है, हमारे लिए वही गिने चुने क्लासिक क्वेश्चंस आते हैं. सो प्लीज़ डू स्टडी दोज एटलीस्ट इफ नॉट. नेक्स्ट, रे ऑप्टिक्स. इट्स अ वास्ट बहुत ही बड़ा इसका सिलेबस होता है एंड मेरे तो बेसिक्स बहुत हिले हुए थे इसमें. व्हाट आई डिड वाज एक एक टॉपिक से, एक एक कंसेप्ट से मैंने तो अच्छे से न्यूमेरिकल समझ के कर लिया था. उसके बाहर अगर कुछ भी आता तो शायद मैं सॉल्व नहीं कर पाती, हो सकता है. तो यस, आई एम स्कैर्ड ऑफ दिस चैप्टर टू बी ऑनेस्ट. आई डोंट लाइक इट एट ऑल. इसमें वही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, मिरर फॉर्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एटलीस्ट ज़्यादा कुछ नहीं तो इसके बेसिक क्वेश्चंस तो करके जाइए, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इफ ओनली दोज माई टर्न अप इन एग्जाम. आप बहुत सारे डिफिकल्ट कर करके डिमोटिवेट हो रहे हो और हो सकता है वो एग्जाम आए ना, एग्जाम में ईजी आ गया तो हो सकता है ना. तो अगर आप इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो ऐसी चीज़ में जो आने के चांसेस ही बहुत कम है. एटलीस्ट स्टडी ऑल द ईजी टॉपिक्स, ऐसे ईजी टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि यार इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं आई डू दिस एटलीस्ट. इससे ज़्यादा अगर आएगा तो देखी जाएगी, पर इतना तो मैं कर ही सकती हूँ. सो प्लीज़ डू लाइक दैट. प्रिज्म के छोटे फॉर्मूला बेस जो होता है वो कर लिया. दैट्स हाउ आई डिड रे ऑप्टिक्स टू बी ऑनेस्ट. हो सकता है अगर कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता तो मेरे से वो सॉल्व नहीं होता. यू नेवर नो, इट माइट हैव हैपेंड, यू नेवर नो. देन नेक्स्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. आगे की पूरी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट तो क्या मतलब, स्कोरिंग और ईजी है सच को तो. फॉर्मूला बेस्ड होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डी ब्रोली इक्वेशन एंड ऑल ऑफ दैट. वही फॉर्मूला बेस्ड, वही फॉर्मूला लिखा, इक्वेशन बना दी, सॉल्व कर लिया, बस ईजी है, बहुत कुछ है नहीं हाई फाई इसमें इतना. एटम्स एंड न्यूक्लियाई, मास एनर्जी रिलेशन, न्यूक्लियर साइज, डेंसिटी, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा डीके. एक न्यूक्लियस से अगर गामा डीके हुआ तो उसमें क्या चेंज होगा, फिर उसके बाद उसमें बीटा डीके हुआ, फिर उसके बाद गामा डीके हुआ अगेन. तो वो सीक्वेंस वाले प्रॉब्लम्स इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं. सो प्लीज़ डू स्टडी दैट. सेमीकंडक्टर्स में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप एनसीईआरटी पढ़ लो. थियोरेटिकल टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको समझना है, आपको रटनी पड़े. मैंने भी रटी थी. तो सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है, डू एक्सेप्ट इट, और उसको वैसे ही आप पढ़ो. आप उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नहीं काम का है अपने. इतना जितना है पढ़ लो, एग्जाम में वही आने वाला है, हो जाएगा. अपने को नहीं ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है सेमीकंडक्टर्स में. तो वही एनर्जी बैंड, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स हो गए, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग हो गई, सर्किट में लगाए तो क्या हो गया, एंड ऑल ऑफ दैट, सर्किट सॉल्विंग वगैरह, ये सब एनसीईआरटी पढ़ लेना. थियोरेटिकल क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन वगैरह बन सकते हैं इससे. तो या सो प्लीज़ डू स्टडी एनसीईआरटी फॉर सेमीकंडक्टर्स एटलीस्ट. So this was all from my side. I hope you all liked the video. Please do like, share, comment and subscribe, and I'll see you guys in the next one. Bye.